everyone, I'm Satnam Kaur. And I'm Raj Singh Verma. We welcome you all in our program Muskaan. जैसा कि आप जानते हैं, मुस्कान मुस्कुराहट के ऊपर। सतनाम, क्या हुआ? आपकी मुस्कान थोड़ी कम हो गई आज? Yes, Raj, you caught me right. आज मेरी मुस्कान थोड़ी कम है because I'm really upset with something. What happened? मेरी एक फ्रेंड है, उसका कलीग है, दोनों साथ में काम करते थे और अब मेरी कलीग का प्रमोशन हो गया है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट, बट उसका जो फ्रेंड है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और उनके बीच में काफ़ी क्लैशेस आ रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अपसेट कर रही है कि जहाँ पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम वुमेन को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज ए लीडर। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट कोइंसिडेंटली आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेटेड विमेन। राइट। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट्स वेलकम आवर हाईली एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी हाईली एक्सपर्ट पैनलिस्ट मिसेस लीना महिंदले जी का। हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट है मिसेस स्वाति बेडेकर जी। वेलकम टू आवर शो मैम। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं मिसेस तनु मोंगिया जी को। नमस्कार। हमारी आज की फोर्थ एक्सपर्ट है बीके रितु बहन जी। वेलकम टू आवर शो मैम। शांति, थैंक यू। तो चलिए आज के टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। महिलाओं का सुशिक्षित होना समाज के लिए वरदान है। सुशिक्षित नारी एक ऐसे देश का निर्माण करती है जिसमें हर वर्ग उन्नति करता है और जहां के लोग एक खुली विचारधारा के होते हैं। परंतु आमतौर पर देखा जाता है कि यदि औरत पढ़ी लिखी है और अपने कार्यालय में ऊंचे दर्जे पर है तो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को कम गंभीरता से लिया जाता है और कर्मचारियों से कार्य करवाने हेतु उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। घरों में भी महिलाओं के कार्यों को कम महत्व दिया जाता है और इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। जॉब के साथ साथ घर के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी महिला को निभानी पड़ती है। ऐसा होने के पीछे कारणों पर विचार करें तो इनमें से एक प्रमुख कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपराएं और दूसरा है अभिमान। फिर यह भी देखा जाता है कि हम घर के रोजमर्रा के कामों को स्त्रियों का समझ लेते हैं और सबसे प्रमुख कारण है हमारा पुरुष प्रधान समाज। एक सोच समाज की यह भी है कि यदि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो उसे उपयुक्त वर नहीं मिलेगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि यदि महिला सुशिक्षित है तो हम सब भी मिलकर उसे सहयोग करें। घर और समाज में उसके द्वारा किए गए सहयोग को स्वीकार करें, उसे सम्मान दें और उसके निर्णयों को भी गंभीरता से लें। बच्चियों को स्कूल जरूर भेजें। महिला के सुशिक्षित होने से देश की शिक्षा सुदृढ़ होगी। जब देश सुशिक्षित होता है तभी विकास करता है। जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के अंदर, हम जानते हैं सोसाइटी के अंदर काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। विमेन व्हेन दे आर क्वालिफाइड एंड इक्वली केपेबल, स्टिल द डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। और कई बार एजुकेटेड होते हुए भी उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। पहले जानते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट के बारे में, मिसेस स्वाति बेडेकर जी। स्वाति बेडेकर, आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। आप वात्सल्य फाउंडेशन की फाउंडर सेक्रेटरी हैं। ये एनजीओ महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में उनकी मदद करता है। आप गुजरात के गांव और आदिवासी इलाकों में लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करती हैं और उनके मानसिक व आर्थिक विकास के लिए लाइफ स्किल्स प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स का आयोजन भी करती हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा आपके लिए स्वाति जी
कि have you come across such situation and if you have, what exactly has been done on it? आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगी। देखिए, लड़कियाँ शिक्षण लेना चाहती तो है, लेकिन वो शिक्षण जैसे ही एक लड़की प्यूबर्टी तक पहुँचती है, उसे स्कूल से बाहर रहना पड़ता है, क्योंकि अन्य समाज की ये धारणा है कि अब उसे स्कूली शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर कहीं 30% लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती हैं। बची हुई लड़कियों में से आजकल भारत में ये स्थिति है कि ऑलमोस्ट 43% विमेन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या साइंस एजुकेशन तक पहुंचती है, टेक्निकल एजुकेशन तक। लेकिन जब काम की बारी आती है तो उसमें से सिर्फ 14% विमेन काम या प्रोफेशनल काम में पाई जाती है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि समाज उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता जिस तरह से एक एजुकेटेड वुमन उसके एजुकेशन और उसका अनुभव एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। फिर वो रॉ विजडम हो या एक फॉर्मल एजुकेशन हो, दोनों ही बातें उतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जाती। राइट। आइए मिलते हैं हमारी सेकंड पैनलिस्ट मिसेस लीना मेहेंदले से। पूर्व आईएएस ऑफिसर और समाज सुधारक लीना मेहेंदले, आप 1984-1985 में सांगली महाराष्ट्र की कलेक्टर रहीं और 1985 से 1988 तक WMDC वेस्टर्न महाराष्ट्र डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एमडी रहीं। अपने कार्यकाल के दौरान देवदासी नामक कुप्रथा को सांगली डिस्ट्रिक्ट से समाप्त किया। इस प्रथा के अंतर्गत युवा लड़कियों को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में समर्पित कर दिया जाता था, जिसके बाद वो लड़कियां सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकती थी। आपने इसका विरोध कर उस क्षेत्र से इस प्रथा को खत्म किया और उन महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए आपने 150 देवदासियों के लिए वोकेशन ट्रेनिंग, प्रोडक्शन सेंटर और कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली, जो आज भी WMDC की देखरेख में सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रही है। लीना जी, जैसे इन्होंने कहा कि women even they are educated, still they are not allowed to work. So इसमें कोई legal self help या support system या कुछ ऐसा है जिसकी सहायता educated women ले सकती है? देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है, जो उसके एम्प्लॉयर हैं वो क्या सोचते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार एम्प्लॉयर्स की भी अपनी एक धारणा होती है कि हमें वुमेन ऑफिसर्स या वुमेन वर्कर्स नहीं चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण अपने देश में है सुधा मूर्ति जी जी, कि जब वो इंजीनियरिंग हो गई और जब वो टाटा में इंटरव्यू के लिए गई तो उन्हें कहा गया हमारे यहाँ तो लड़कियों को हम लेते नहीं हैं। सुधा जी ने कहा क्यों सर, ऐसा तो कहीं आपने आपकी एडवर्टाइजमेंट में तो आपने कहीं नहीं लिखा था, और मैं आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, आप मुझे मेरे क्वालिफिकेशन के बेसिस पर तौलिए, ना कि इस बेसिस पर कि मैं लड़का हूँ या लड़की। और देखिए, एक तो उनका क्रेडिट मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली ये बात कही। उनके एम्प्लॉयर यानी टाटास, उनका भी मानना पड़ेगा क्रेडिट कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। आपको बता दूं, 1973 तक लड़कियों को आईपीएस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। देयर वाज अ स्टेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट की कि वुमेन कैन नॉट क्वालिफाई फॉर आईपीएस, और इसी मुद्दे पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये बोल करके जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, उसका परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और तब 73 से वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स आनी शुरू हुई। आर्मी में ये जेंडर बायस था, जो अब करीब करीब
95% या 99% तक पूरी तरह से हट गया है। आज फाइटर प्लेन्स में भी हम महिलाओं को देख सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो लीगली किया गया वो ये था कि जहाँ जहाँ पॉलिटिकल करियर है महिलाओं के लिए, चाहे वो विधान सभा हो, लोकसभा हो या म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो, ग्राम पंचायत इलेक्शंस हो, हर जगह पर 33% रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ताकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एंगल धीरे धीरे समाप्त हो सके। बात आ जाती है सोशल एक्सेप्टेंस की, राइट। और हमारा टॉपिक भी है सोशल एक्सेप्टेंस। तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने में अभी मुझे लगता है कि अभी उतने प्रयास पूरी तरीके से नहीं हुए। ये भी देखा गया है कि आज जो महिला है, ऐसा कोई भी क्षेत्र मुझे नहीं लगता है कि बचा है जहाँ पर अपने झंडे नहीं गाड़े हैं महिलाओं ने, लेकिन हर जगह महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है वो इक्वालिटी में आने के लिए, उसके बाद ही वो उसको सराहना मिलती है। अब हम जानते हैं हमारी थर्ड पैनलिस्ट मिसेस तनु मोंगिया जी के बारे में। तनु मोंगिया जालंधर, पंजाब में पैदा हुई तनु सेंट बीट्स कॉलेज शिमला से एक ग्रेजुएट हैं। आप ऑनेस्ट सर्जिकल कंपनी की प्रोप्राइटर हैं। आपने स्वच्छता अभियान से जुड़े बहुत से एनजीओज के साथ काम किया है। ब्लाइंड स्कूल्स में भी आप अपनी सेवाएं कई वर्षों से दे रही हैं। वर्तमान में आप वडोदरा, गुजरात में रहती हैं और वडोदरा मैराथन में भी आप एक वॉलंटियर हैं। इसके अलावा आपने काउंसलिंग सेशंस देकर उनके जीवन को नई दिशा दी है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप मैरिड हैं और आपके चिल्ड्रंस भी हैं, तो आपको शादी के बाद किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जैसे बचपन से ही, मतलब मेरे माँ बाप के साथ मेरा तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम लड़कियाँ थी, दोनों बहनें ही थी, बट उन्होंने बहुत अच्छे से हमें चाहा कि हमें सब कुछ आना चाहिए और बहुत अच्छे से एजुकेशन, बेस्ट स्कूल में डाला, बेस्ट कॉलेज में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सही एजुकेशन लड़की को मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब शादी हुई तभी भी मेरे फादर इन लॉ वो काफ़ी खुश थे कि लड़की एजुकेटेड है, तो हमारा जो फैमिली बिजनेस था, शी विल बी अ हेल्प इन दैट बिजनेस, तो उन्होंने ये बात भी कही थी। लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ, आई वुड लाइक टू से कि हाँ, मेरी मदर इन लॉ, सी एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ एक्सपेक्टेशंस। एक नई लड़की आ रही है घर पर तो हर एक के अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फादर इन लॉ को शायद लगा दैट शी विल बी अ हेल्प बिकॉज माई हस्बैंड वॉज प्लेइंग फॉर द कंट्री, ही कुड नॉट रियली बी विद हिम इन द बिजनेस। तो उनको लगा कि शायद शी इज़ कमिंग तो ये मेरा हाथ बटाएगी, इसीलिए उनको एक एजुकेटेड लड़की चाहिए थी। बट एट द सेम टाइम मदर इन लॉ हैड हर ओन एक्सपेक्टेशंस कि शायद एक नई लड़की घर पर आ रही है, बहू आ रही है, मैं अकेले सब संभाल रही हूँ, तो अब ये मुझे हेल्प करेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे रोका कि नहीं, अगर ये गई काम करने के लिए तो फिर घर कौन संभालेगा। तो इस तरह से एक्सेप्ट, जिस तरह से हम बात करें तो इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं हो पाया उस वक्त पर। बट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत, मेरे फादर इन लॉ की कहीं तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लग गई, तो फिर हमने एक नया ब्रांच ओपन किया जो कि कहा गया कि नाउ आई हैव टू हैंडल दैट। मतलब ऑब्वियसली उनके लिए ही खोला गया था, बट ऑब्वियसली मुझे संभालना था। तो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे सबको एक्सेप्ट होने लगा कि हाँ, ओके, मे बी शी इज़ एन एसेट। मदर इन लॉ को भी लगा कि ठीक है, बिकॉज जब उनकी तबीयत खराब होने लग गई, कोई और नहीं था, आई बिकेम अ पार्टनर इन द बिजनेस एंड देन व्हेन ही पास्ड अवे, नाउ आई एम द प्रोप्राइटर। तो आई थिंक एवरी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, सो आई थिंक वी शुड टेक इट लाइक दैट कि Right. ठीक है, एकदम एक्सेप्ट कभी कभी कोई चीजें नहीं भी होती हैं, बट एज एंड व्हेन वी शुड आल्सो Sometimes वेट, with time it does change. So I think I got an opportunity to kind of prove myself कि हाँ, अगर एक educated lady को घर पर लाए हैं तो she is an asset and it does help. Very Thank you. positive experience. Thank you Thank for you. sharing it. अब मिलते हैं हमारी फोर्थ पैनलिस्ट बीके ऋतु ठक्कर जी। ऋतु ठक्कर
आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। एशियन HR लीडरशिप अवार्ड्स 2017 में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने बेहतरीन योगदान के लिए HRD कांग्रेस द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा ITM यूनिवर्सिटी द्वारा आपको विमेन ऑफ एसेंस फॉर कॉर्पोरेट अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तरफ से आप एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर हैं। साथ ही आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स भी किया है। तो रितु जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं? देखिए क्या होता है, एक फैमिली सिस्टम जैसे हमारा इंडिया का कल्चर है कि वी आर वेरी इंटरडिपेंडेंट। मैं अपने ही एक स्टूडेंट की बात करूँगी यहाँ पर। जैसे कोविड में उनके पिताजी जो हैं उन्होंने शरीर छोड़ा, द फादर पास्ट अवे। अब माँ है, बेटा है और बेटी है। तो माँ ने बेटी को कहा कि आप अभी शादी कर लीजिए बिकॉज आई कांट सस्टेन बोथ ऑफ यू। आपका लिविंग, आपका एजुकेशन और भाई का भी, छोटा भाई है, आई कांट मैनेज बोथ। तो उन्होंने कहा आप शादी कर लीजिए एंड द गर्ल वेरी विलिंगली एक्सेप्टेड ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉस ऑफ द फादर, दैट प्रेशर, ऑल दैट वाज बिल्डिंग अप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल गेट मैरिड। नाउ दिस गर्ल गॉट मैरिड। जो हस्बैंड है उन्होंने कहा कि नहीं, आई वांट माय वाइफ टू स्टडी, ताकि हम फिर आगे यू नो वी कैन मैनेज आवर लिविंग बेटर। वाओ। सो द हस्बैंड गॉट हर टू डू MBA। अभी वो MBA भी कर रही है, प्लस वही बच्ची जो है वो अपने मॉम और अपने जो भाई हैं, क्योंकि भाई अभी छोटा है, तो उन्हें उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो मैनेज करने के लिए ये बच्ची हेल्प करती है। ओके। सो समवेयर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू कांट यू नो डिस्क्रिमिनेट, सेइंग मैं इनको ही पढ़ाऊँ या इनको ना पढ़ाऊँ। हम ये सोचकर शायद ये करते हैं ताकि हमें लगता है कि बच्चा तो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ यू नो हमें देखेगा भी, वो एक थोड़ा सा एक वो भी रहता है उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझना कि हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं ना। तो अगर हमने बच्ची को नहीं पढ़ाया और सपोज उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, सो दैट विल डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन द पेरेंट्स, दैट विल डेफिनेटली हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्रदर, एवरीथिंग। सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पेरेंट्स के लिए दैट यू नो होना बहुत ज़रूरी है। होना बहुत ज़रूरी है। पर रितु जी, यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जैसे सोशल एक्सेप्टेंस तो ठीक है, बट इसकी शुरुआत फैमिली से होती है। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बट आजकल ऐसी फैमिलीज बहुत कम हैं। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा टॉपिक है सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेटेड विमेन। इस विषय पर हमने काफी लोगों से राय ली, एक्सपीरियंसेस लिए। आइए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हिमानी हुजा, एक चित्रकार हूँ। सो बीइंग एन आर्टिस्ट एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो ऊपर से विमेन आर्टिस्ट क्योंकि हमें फील्ड में जाना है। मेंस के लिए ये बहुत आसान है फील्ड में जाना, लोगों से इंटरेक्शन करना, बिकॉज वो एटमॉस्फेयर ऐसा है। दूसरी बहुत बड़ी बात, जब आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जाते हो तो जब वीमेन को देखते हो लोग आपको नीचे नजर से देखते हैं, अरे हमें इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, कोई मैन नहीं है क्या। कई जगह है कि लड़कियां जॉब कर लेती है, लेकिन उसको जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे इतने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक अगर वुमेन अगर एक बॉस है तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है समाज, इसलिए वो जॉब प्रेशर में आके जॉब भी छोड़ देती है। जब भी नया कुछ करने की सोचती हूँ ना, हमेशा दिमाग में यही ख्याल आता है कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि आज भी हमारा समाज सक्सेसफुल लड़कियां या जॉब करने वाली, कमाने वाली लड़कियां अगर है तो उनके तरफ कुछ अलग ही नज़रिए से देखता है। आज भी एजुकेटेड लड़कियों को, उसके टैलेंट को आज भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है कई बार, हमारा जिक्र भी हुआ था इस बारे में, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर CEO के लिए 2 पोजीशंस हैं तो बहुत रेजिस्टेंस होता है। पॉलिटिकल पार्टी में भी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, देयर आर रेजिस्टेंस हैपनिंग। इनफैक्ट इन द हाउस, अगर किसी घर पे अगर डिसीजन लेना है, हमें मकान खरीदना है या कोई जगह लेनी है या कुछ, तो वुमेन को बोलते हैं कि आप कुछ बोलिए मत, हम लोग डिसाइड करेंगे एनी बिग डिसीजंस। सो जैसे लीना जी ने कहा, इस एरिया में मेंटालिटी चेंज के लिए प्रयास होना चाहिए। शी ब्यूटीफुली मेंशन
the intertwined effect is very important. So in this intertwining, women are not appropriately, networked and they are not properly respected. तो इस एरिया में कुछ प्रयास आपके एनजीओ द्वारा हुआ है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? मैं ज़्यादातर विलेजेस में काम करती हूँ, वहाँ से ही हमारे प्रोजेक्ट के साथ महिलाएं जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक 7th पास महिला थी, विडो थी, 2 बच्चे थे उसके। हमसे जुड़ने के बाद उसने अपना एजुकेशन भी पूरा किया और वो आज एक एंटरप्रेन्योर, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर है, बहुत अच्छा काम कर रही है। गांव में छोटा सा टूटा फूटा सा घर था, इतने साल उसके पास कुछ आमदनी नहीं थी, पैसे नहीं थे। जब वो जमा हुए, उसने खुद सरकारी स्कीम्स देख के, फॉर्म्स भर के लोन लिया नया घर बनाने के लिए। तब उसके घर से ये रेजिस्टेंस हुआ, उसके मतलब मामा ससुर, चाचा ससुर जो भी थे, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे लिए घर बनाना है तो हमें मदद करने दो। तब यहाँ पे उनकी सास ने बताया कि देखिए, जब उस पर आपत्ति आई थी तब तो कोई उसके साथ खड़े नहीं थे, वो अपने आप से, अपनी हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपने खुद के आत्मविश्वास से खुद के घर को उसने यहाँ तक लाया है। अब वो जब अपना घर बनाना चाहती है तो शी नोज बेस्ट उसके लिए क्या अच्छा है, तो उसको अपने मन से अपना घर बनाने दो। ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा डेंट है समाज की सोच में कि अब हर स्तर में औरतें ये सोचने लगी है, या पूरा समाज ये सोचने लगा है कि अगर औरत एजुकेटेड है तो उसकी राय भी उतना ही महत्व रखती है, वो उसे जो सम्मान वो हकदार है वो उसे मिलना चाहिए। इसी पर हम प्रयास करते हैं और औरतें इस सम्मान के लायक है भी। बिल्कुल। जब सोशल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो मैं लीना जी से एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि क्या कदम हम उठा सकते हैं कि हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करें और हम खुद सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। जैसे कि एक फीमेल को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हमने एक बाइट भी सुनी जिसमें उन्होंने बोला कि वो पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, काम लेने के लिए बहुत सारे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। ऐसे ही बिजनेस सेक्टर हो गया, फैमिली हो गया, अलग अलग सेक्टर्स हो गए हैं। इवन लोन लेने के लिए लेडीज को बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है आज की तारीख में। तो इसका जो सॉल्यूशन है, एक सॉलिड सॉल्यूशन, ये कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होगी इसकी? जब मेरी शादी तय हो रही थी, अरेंज मैरिज थी, तय हो रही थी, उस समय मैंने यूपीएससी की एग्जाम दी थी। अभी ये पता नहीं है किसी को कि मैं पास होंगी या फेल होंगी, है ना। तो लेकिन हमने ससुराल में बता दिया कि हमने ऐसी एग्ज़ाम दी है और अगर मैं उसमें क्वालिफाई हो जाती हूँ तो मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ और मैं सर्विस करने वाली हूँ। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि हाँ, इस तरह की सर्विस में तो हमारे फैमिली में से कोई है नहीं, हमारे लिए ये बहुत ही शानदार बात होगी अगर हमारी बहू इस तरह की सर्विस में चुन करके आती है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, वी एक्सेप्ट इट विथ होल हार्ट। यहाँ तक कि जब उसके बाद मेरा रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया और मैं रिटर्न में भी क्वालिफाई हो गई थी, तो अब लास्ट बैरियर बचता है इंटरव्यू का। तो शादी के बाद मुझे मेरी सास ने बताया कि उस 3 महीने के पीरियड में मेरे ससुर जी ने मेरे लिए गुरुवार का व्रत रखा था ताकि मैं क्वालिफाई हो जाऊं। तो ये लेकिन ये मैं बहुत पुरानी बात बोल रही हूँ, 1974 वगैरह की बात बोल रही हूँ। लेकिन ये एक इंडिविजुअल बात है, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में ये अभी नहीं उतर रहा है। मैं देखती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और मेरी माँ ने मुझे पहले बेटे के समय ही बता दिया कि देखो, आप तो वर्किंग वुमन हो, आपको घर भी संभालना है, नौकरी भी संभालनी है और बच्चों को भी अच्छी तरह से शिक्षा दिलानी है। तो बच्चों के लिए सुशिक्षा का मतलब, जो मेरी माँ का कहना था
वो ये था कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरी माँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है तो हम भी उनके साथ घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएं और इसके लिए हम काबिल हों। तो मेरी माँ ने और मेरी सास ने भी, दोनों ने मेरे दोनों बच्चों को इतना अच्छा किचन एक्सपर्ट बनाया है। मतलब वो कई बार मेरे से कहते हैं, ओह आपको खाना बनाने की दिक्कत आप क्यों करती हो, हटो हम बना देते हैं, और बहुत बहुत प्यार से। तो ये बात जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में लाएंगे कि हर काम सीखो, राइट, है ना, हर काम सीखो, ऐसा कोई वहां पर जेंडर इशू नहीं होना चाहिए कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है। हर काम सीखो और इस बात का अभिमान रखो कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना। तो अभिमान इस बात का होना चाहिए कि यू आर क्वालिफाइड, और जब वो आप उस अभिमान को पालने लगते हैं तो ये जेंडर अभिनिवेश जो है ये अपने आप, ये जेंडर बैरियर अपने आप टूट जाता है। राइट, तो ये हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। छोटी सी बात मुझे यहाँ याद आती है, हंसी की बात है, जैसे लीना जी ने बताया कि कैसे हर काम बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। तो कहते हैं कि इंडियन मदर्स लव देयर डॉटर्स मोर देन देयर सन्स। क्यों? क्योंकि बेटी को सब कुछ सिखा देते हैं ताकि वो अपने आप अपना सब कुछ हैंडल कर पाए, बेटों को नहीं सिखाती है। यानी कि प्यार ज्यादा बेटी से करती है। एक्चुअली बेटों को सिखाती नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट, उनका रीजन है, पर ऐसे कहा जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि बेटों को भी हर चीज सिखाई जानी चाहिए। और मैं हमेशा ये देखती हूँ कि जो रियल एम्पावरमेंट है ना, वो ज्ञान से आता है जी, और वो ज्ञान उसके लिए कोई जेंडर इशू नहीं है। जी। यहीं पर जो हम बात कर रहे हैं कि समाज में एक सोच को बदलने की कोशिश की जाए, वो मेंटालिटी को बदलने की कोशिश की जाए। तो ऋतु जी से मैं पूछना चाहूँगी, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, तो इस विषय में स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें हेल्प कर सकती है? हम इस सोच को कैसे बदलें? तो ये समझना कि ये जो बिलीफ सिस्टम्स या ये जो सोच धारा जो हम सोसाइटी में देखते हैं वो कहाँ से डेवलप होती है। बिलीफ सिस्टम हमारा डेवलप होता है जो एक्सपीरियंसेस हम एनवायरनमेंट में देखते हैं। जैसे एक बच्ची अपने घर पे क्या अनुभव कर रही है, वो स्कूल में क्या एक्सपीरियंसेस कर रही है, तो उनके बेसिस पे एक तो उसका अपना बिलीफ सिस्टम बन रहा है और दूसरा उसके आसपास जो है, सपोज उसके जो और स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी एक बिलीफ सिस्टम, और कहीं ना कहीं वो फिर मिलकर हमारे सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम बन रहा है। अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स की। राइट, जैसे हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स को परमात्मा का स्वरूप कहते हैं जी। तो हम पेरेंट्स जो हैं वो हम अपने आप से पूछें कि अगर मेरा एक बेटा है और एक बेटी है तो परमात्मा का स्वरूप दो आत्माओं में कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है। राइट, सो समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि ये जो दो बच्चे मेरे पास हैं, इट्स नॉट लाइक इट्स आई हैव अ राइट ऑन देम, ये ये मेरे पास हैं बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट माय रोल इज टू गिव देम द बेस्ट नर्चरिंग। बट आई थिंक ऋतुबेन, कभी-कभी पेरेंट्स को वो अंडरस्टैंडिंग होती भी है, बट सोशल प्रेशर इतना होता है बिल्कुल कि अरे आपने तो अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, जी नो, जी। तो वहां पर भी फिर पेरेंट्स का कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, राइट, क्योंकि द सोसाइटी इज लाइक दैट। अब हो रहा ये है, वो बिलीफ सिस्टम सोसाइटी का प्लस एज एन इंडिविजुअल उस बच्ची का बन रहा है। तो सोसाइटी में इफ वी वांट टू ब्रिंग अबाउट चेंज, सो समवेयर इट हैज टू स्टार्ट। जैसे हमने मैम का एक्सपीरियंस सुना, इट स्टार्टेड विद दैट वन पर्सन, बट आज उनकी पूरी फैमिली में वो एक नया बिलीफ सिस्टम है। ट्रू। तो कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकता है एक जना करे, फैमिली का एक मेंबर ये कहे कि नहीं मेरी बेटी भी पढ़ेगी, और वो पढ़कर वो चाहे अपनी लाइफ में जो भी उसको जैसे भी यूज करना हो, whether she wants to work or she wants to do something else that she feels passionate about, वो चॉइस हम बच्चे को तब दे पाएंगे या उस बच्ची में वो कैपेसिटी तब डेवलप कर पाएंगे जब हमने उससे वो सेल्फ एस्टीम, दैट यू हैव दैट सेल्फ एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ कहने से नहीं,
उसे वो एनवायरनमेंट देना, वो अनुभव देना कि मैं अपने बच्चे को और बच्ची को, सो समवेयर पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, अगेन एजुकेशन सिस्टम, यू नो, कैन वी नॉट हैव, यू नो, हम उन्हें सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, एबीसी ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड, आर वी टीचिंग देम एबीसी ऑफ द सेल्फ, राइट, हु एम आई, एंड इन द सेंस दैट, यू नो, वो सेल्फ एस्टीम को वो उस तरह से डेवलप करे दैट वी आर नॉट वेरी डिफरेंट। वो समानता की जो मैम ने बात करी कि मेरा बेटा भी घर पे वो काम करता है, एक्चुअली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वे ह्यूमन बीइंग्स, और वो अवेयरनेस की ये काम हम कैटेगराइज कर लें कि भाई ये आप ही करोगे और ये आप ही करना है। अगर वो एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, समवेयर ब्रिंगिंग अबाउट दैट इन आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, कि ना सिर्फ हम उन्हें बाह्य तौर पर, यू नो, व्हाट इज द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट कैन वी गिव देम अ होलिस्टिक काइंड ऑफ, यू नो, नर्चरेंस, जहाँ पे हम उन्हें बताते हैं कि योर सेल्फ एस्टीम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर जेंडर, राइट, इट इज, यू नो, द वे यू आर, द पर्सन दैट यू आर। कहीं ना कहीं जब हम वो एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस उन्हें देते हैं, वो एक्सपीरियंस से, यू नो, उस बच्ची का या उस पूरे सोसाइटी का कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। हमारे समाज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लॉज की, जिस घर में वो बच्ची जा रही है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी को वो कंटिन्यू भी करे। जैसे मेरी बहू एक क्लासिकल कथक आर्टिस्ट है, शादी जब तय हुई तो उसने पास में आकर मुझे पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ऐसे ये क्या हो सकता है कि मुझे पूछना है? बोले कि मैंने बचपन से ये सपना रखा है कि मैं एक क्लासिकल परफॉर्मर बनूंगी, स्टेज पर परफॉर्म करूंगी, इस तरह से कला की सेवा करूंगी। क्या आपको वो ठीक लगेगा कि मैं सिर्फ टीचर नहीं बनना चाहती, मैं एक परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। और आज मैं ये कहना मतलब गर्व से कहना चाहती हूँ कि जब मैं उसके परफॉर्मेंसेस देखती हूँ तो शायद उसकी अपनी माँ से ज्यादा गर्व और आनंद मुझे होता है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जरूरी है कि उसकी एक्सटेंडेड फैमिली भी उसे वही सपोर्ट करे। राइट, मुझे लगता है आज समाज में इसी सोच की जरूरत है और आप जैसे लोग ही इसको समझ के आगे लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आप सबकी बातें सुन रहा था और मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, द बेसिक लेवल, दैट दे आर ट्रेन्ड टू सी एज ह्यूमन बीइंग्स बियॉन्ड जेंडर्स, एंड इफ दैट इज ब्रॉट अप, जैसे लीलान जी का प्रयास चल रहा है, आई थिंक इस लेवल पे अगर प्रयास हो गया तो साइकोलॉजी विल डेवलप दैट वे टू बी एबल टू सी एवरीवन इक्वली। एंड थोड़ा ऑफ एन एग्जांपल, बचपन में हम गांव में थे, लड़की के साथ एक लड़के को भेज दिया जाता था जी, तो बच्चे के दिमाग में आ जाता था कि आई एम स्ट्रांग, आई हैव मोर मैस्कुलाइन एनर्जी, और ये बड़े होते तक रहता है। सो इट कम्स other way also, it's other way, and the female feels, you know, मेरे साथ भेजा मतलब आई एम वीक, you know। एंड जो बिलीफ सिस्टम्स हमने डेवलप कर लिए, वी समवेयर experience that outside. जैसे for if I have to give my example, when I started working उस समय पे ऐसा हुआ that my job required me to travel a lot, और कई बार जब हम flights में जाते हैं, it is, you know, monsoon season, flights get delayed and I used to travel late in the night every time. कई बार ऐसे होता था because it was extensive traveling, but because on the inside level, if you are so much convinced that you are safe, और आपका वो थॉट किसी भी तरह से ये नहीं होता है कि आई एम वीक एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, ऑफ कोर्स यू टेक प्रिकॉशंस कि हम टाइम पे घर पहुंच जाए, वी आर नॉट सेइंग दैट, बट एट द सेम टाइम जब हमारे एनर्जी लेवल्स इतने पावरफुल है दैट देयर इज नथिंग दैट कैन गो रॉन्ग बिकॉज आई एम अ वुमन, somewhere you will see outside everything starts responding to your self image about yourself, so then there is nothing that can go out. Now that's very deep and at energy level, but if we are able to bring about that in our children, in our daughters, in our wives, I think we'll have a very different kind of you know, society altogether. I think that brings some solution to the initial conflict. इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, मेरे बारे में कोई राय कायम ना करना, क्योंकि मैं वक्त बदल दूंगी तो आपकी राय बदल जाएगी। बहुत इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं और अगली कड़ी में फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये कैसी विडंबना है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन बात जब शिक्षित बेटियों को अपनाने की हो
तो अच्छे अच्छों की सोच संकुचित हो जाती है। स्वाति बेड़ेकर, लीना महेंद्रे जैसी शख्सियतें समाज के साथ खुद के परिवार में भी सार्थक परिवर्तन का शंखनाद कर रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता और आत्मिकता जैसे उच्च भावों को शामिल किया जाए, ताकि बेटे और बेटी के बीच होने वाले बर्ताव में किसी तरह का भेदभाव न हो। मत कर भेदभाव जगत में बेटा बेटी का, मत कर भेदभाव जगत में बेटा बेटी का। बेटियां श्रृंगार घर का, बेटियां श्रृंगार घर का, खुशियों का उपहार। बेटियां श्रृंगार घर का, खुशियों का उपहार। इन्हें बेटा मत कहना, बेटी ही रहने दो। इन्हें बेटा मत कहना, बेटी ही रहने दो। अक्सर लोग बेटियों को नाजुक समझते हैं, अक्सर लोग बेटियों को नाजुक समझते हैं। तन और मन दोनों से ही कमजोर समझते हैं। बेटियां शक्ति शिव की, बेटियां शक्ति शिव की, इन्हें कम नहीं समझना। कितने वो किरदार निभाती, सच में वो महान है। इन्हें बेटा मत कहना, बेटी ही रहने दो। इन्हें बेटा मत कहना, बेटी ही रहने दो। मत कर भेदभाव जगत में बेटा बेटी का, मत कर भेदभाव जगत में बेटा बेटी का। बेटियां श्रृंगार घर का, बेटियां श्रृंगार घर का, खुशियों का उपहार। बेटियां श्रृंगार घर का, खुशियों का उपहार।